नमस्कार, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट फॉर्मूलाज के ऊपर रहने वाली है और जितना भी चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर सारे चैप्टर को हम लोग फॉर्मूला कवर करने वाले। ईच एंड एवरी फॉर्मूला आपको यहाँ पे कवर होगा और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस ला रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ यहाँ पे 100 लाइक्स, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस ला पाऊँ केमिस्ट्री के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आप लोग करवा दोगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। ओके, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर से। और फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फोर्स। और फोर्स में सबसे पहले जो देखने को मिलेगा आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। याद होगा आई थिंक। चलिए, तो क्या उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और आपने वहाँ पे फॉर्मूला भी डिराइव किया था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या डिराइव किया था? याद होगा आपको। यहाँ पे मास क्या था? आपका कांस्टेंट था। क्या ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिख दिया है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। आपको यहाँ जो पी दिख रहा है, पी का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, जिसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। अगर आपसे कोई पूछे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। आगे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, आपको ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चेंज इंटू मास, चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपका मास कांस्टेंट रख दे, मास अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दे? कांस्टेंट रख दे, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? चेंज इन वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे मास में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है किसके कारण आता होगा? वेलोसिटी के चेंज के कारण। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो, ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं हम लोग यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एक बार यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फिर से, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे डेल्टा पी अभी हम लोग डिराइव किए एम इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी। और पहले से आपका यहाँ पे डेल्टा टी है, तो यहाँ पे डेल्टा वी और डेल्टा टी जो आपको दिख रहा है, डेल्टा वी और डेल्टा टी, ये किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है, क्योंकि फॉर्मूला पता होगा v बाई टी इक्वल टू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मतलब वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला जो आपका बन गया वो क्या बन गया? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या आपका आ गया? तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ को याद रखना है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और सीधा आपको ये याद रखना है कि p इज इक्वल टू एम इंटू वी के बराबर होना है। तो ये आपका मेन है। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पूछे तो बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स पूछे, उसका फॉर्मूला पूछे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो जी दिख रहा है आपका, जी क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये याद रखना है आपको कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में जो आपका जी है वो क्या है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8 में, 9 में भी, 10 में आ गए आप लोग। तो पता होगा आपको कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में भाई ट्रैवल करता है तो उस समय हम लोग क्या लगा सकते हैं भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला है आपका, और तीनों फॉर्मूला आपको रट के रखना है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है। यहाँ पे v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जिसमें u क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी। एक क्या आपका? एक्सेलरेशन। और यहाँ पे आपका s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा आपको, बस इतना याद रखना है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है, और टाइम भी दिख रहा है यहाँ पे t इज इक्वल टू टाइम। ओके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होता है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बराबर होता है। एक लास्ट है आपका फोर्थ चैप्टर में एक फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी क्या होगा आपका? इक्विलिब्रियम में हो, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट को सम करते हैं, वो किसके बराबर होता है आपका? वो होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर। मतलब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है। लेकिन किस केस में? बस इक्विलिब्रियम के केस में। तो इसके हेल्प से आपको बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप
नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से। चलते चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जल्दी से उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वर्क पावर और एनर्जी। और वर्क पावर एनर्जी में जितने भी फॉर्मूलास है यहाँ पे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वर्क के बारे में। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ जो वर्क डिपेंड करता है ना भाई, एंगल पे डिपेंड करता है। किसके एंगल के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर दोनों के बीच में एंगल आपका चेंज होगा तो वहाँ पे वर्क का फॉर्मूला भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एंगल पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव लिखा है। समझ लो इसको एक बार क्या होता है यहाँ पे। देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे कि अगर एंगल क्या हो आपका 0 डिग्री है। अब एंगल 0 डिग्री कब हो सकता है, मान लो ये आपका फोर्स है, मान लो ये फोर्स है और फोर्स का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस समय एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। मतलब ये हो गया आपका मान लो फोर्स और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो इस समय एंगल कितना बन रहा है, 0। तो इस समय जो वर्क का फॉर्मूला हो वो क्या होगा बता सकते हो, वर्क जो होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस, यहाँ पे थीटा होता है, तो कॉस यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 0 डिग्री। और आपको पता है यहाँ पे कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, आपको यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब जब आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, मतलब एंगल 0 डिग्री हो, तो उसमें आपका वर्क क्या बनता है भाई, पॉजिटिव हमेशा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसी भी केस में, मतलब मान लो ये आपका क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है और आपका ये क्या है, फोर्स है, कुछ इस टाइप का काम कभी हो रहा हो, तो उसमें जो एंगल बनेगा कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर सेकंड केस में देखो, याद रखो यहाँ पे सेकंड केस में अगर एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, कब बन सकता है, जब आपका ये मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस समय फोर्स का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखो एंगल कितना है, थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री, और आपको पता है कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो ये हो गया आपका भाई कितना, 0, ठीक है, 0। यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दो, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि ये क्या होगा भाई, 0। वर्क आपका क्या होने वाला है, 0, अगर आपका एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। सेकेंड आपका तो हो गया। थर्ड केस देखना है यहाँ पे, थर्ड केस क्या होगा, जब आपका वर्क क्या हो भाई, नेगेटिव। वर्क नेगेटिव कब हो सकता है, मान लो कि आपका ये क्या है, आपका फोर्स का डायरेक्शन है और दूसरा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। जैसे मान लो ये फोर्स का क्या भाई डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है। देखो तो ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 180 हो गया। फिर ऐसे कंप्लीट होगा तो क्या होगा भाई, 360 हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम लोग वर्क का फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। आपको पता है यहाँ पे कॉस 180 डिग्री कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो वर्क इक्वल टू माइनस एफ डी, वर्क इक्वल टू माइनस एफ डी, मतलब वर्क कितना आ गया आपका यहाँ पे, नेगेटिव। तो बस इस बात को ध्यान देना है कि मेन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। और जो आपका यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एंगल के ऊपर। अगर एंगल 0 डिग्री हो तो उस केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा आपका, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर आपका एंगल 90 डिग्री हो तो उस समय जो वर्क का होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट थर्ड आपको याद रखना है कि अगर आपका एंगल 180 डिग्री हो तो उस समय वर्क जो होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। चाहे तो आप इसको ही खाली याद रख सकते हो, एंगल पुट करोगे वैल्यू आपका ये आ जाएगा, इतना आप बस एंगल याद रखना, बाकी बात ये सब नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट देखना भाई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो डिनोट करते हैं हम लोग, यू से डिनोट करते हैं, और आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी पोसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन कॉन्फिगरेशन और इट्स स्टेट, ठीक है। तो इससे कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। और यहाँ पे जो आपको एम दिख रहा है, एम का मतलब क्या होता है, मास, जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच का मतलब क्या है भाई, हाइट।
हाइट मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर है बॉडी, तो उस समय कितना बॉडी एनर्जी प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसमें बॉडी आपका कितना एनर्जी प्रोसेस करेगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये U इक्वल टू mgh के ऊपर। नेक्स्ट याद रखना पावर, पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क बाई टाइम। नेक्स्ट देखना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन में कोई बॉडी है उस समय आपका एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, तो वो एनर्जी को हम लोग किस में काउंट करते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। इसको डिनोट करते हैं हम लोग K से। नेक्स्ट याद रखना भाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। पी आपको यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, मतलब आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन कभी भी काम पड़ जाए तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। काफ़ी जरूरत पड़ेगा आपको, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा होगा, तो उस फॉर्मूला से हमको यहाँ पे क्या मिला था, उस थ्योरम से हमको यहाँ पे क्या मिला था कि W इज इक्वल टू KF माइनस KI। KF मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों के बीच में कितना काइनेटिक एनर्जी आपका डिफरेंस है, वो किसके बराबर होगा, आपका वर्क डन के बराबर, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। ये कब आपका पॉसिबल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका और लास्ट फॉर्मूला V इज इक्वल टू √2gh। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपने पेंडुलम के केस में पढ़ा होगा, पेंडुलम पढ़ा था, उसमें अगर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोले, पेंडुलम के केस में अगर वेलोसिटी निकालने के लिए बोले तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है V इज इक्वल टू √2gh, जिसमें G आपका यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H क्या है आपका हाइट। ओके, समझ गए, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते लोग नेक्स्ट चैप्टर। चलते हैं लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका है मशीन। और मशीन में आपका जितना भी फॉर्मूला है सारे यहाँ पे नोट डाउन है, तो वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा MA मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आपसे यहाँ पे पूछे मैकेनिकल एडवांटेज इन द टर्म ऑफ लोड और एफर्ट, तो फॉर्मूला होता है इसका MA इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। यही अगर लीवर में पूछे कि लीवर में आप बताओ कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, ये कैसे निकालोगे, आपको पता है लीवर में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा भाई लोड आर्म और एक एफर्ट आर्म। तो इसी के टर्म में आप फॉर्मूला बनाओगे, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है भाई, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, याद रहेगा। चलिए याद रखना कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपसे पूछे लीवर के केस में, तो फॉर्मूला होता है वहाँ पे एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। इसका अलग अलग केस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। बस इसमें क्या है कि अगर आपका एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, तो उस समय आपको जो MA आएगा वो क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। ओके, अगर आपका एफर्ट आर्म क्या है भाई, छोटा है, मतलब न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और आपका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो पता है ऊपर अगर छोटा रहता है और नीचे आपका बड़ा रहता है, तो हमेशा आपका जो वैल्यू आता है वो लेस देन 1 होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका MA क्या होगा, लेस देन 1 होगा। आपका एफर्ट आर्म है, यहाँ पे एफर्ट आर्म देखो तो क्या है, न्यूमरेटर है, तो हमेशा बड़ा है लोड आर्म से। अगर आपका एफर्ट आर्म बड़ा रहेगा लोड आर्म से, तो उस समय जो आपका वैल्यू आता है वो क्या आता है भाई, हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। तो इसलिए यहाँ पे MA ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ ए लोड। ये अगर लीवर के केस में पूछे तो यूज करना डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट आर्म बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड आर्म, याद रहेगा फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है MA बाई VR, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। इसका और एक फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, और वर्क आउटपुट का फॉर्मूला होता है E इंटू DE, एफर्ट इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट आर्म, और वर्क इनपुट का फॉर्मूला होता है लोड इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड आर्म, याद रहेगा। चलिए याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स पुली। अब यहाँ पे पुली का केस आ गया आपका, मान लीजिए आपका ये पुली है और वो क्या है भाई, फिक्स पुली है। इसमें मान लीजिए आपका ये स्ट्रिंग है जो कि एफर्ट स्ट्रिंग है, और दूसरा आपका ये है लोड स्ट्रिंग। मान लीजिए आपका लोड है इधर ये 20 न्यूटन का, और एफर्ट आपको कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एफर्ट लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन का। आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि सिंगल फिक्स पुली में जितना आपका लोड होता है उतना ही आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब यहाँ पे इस केस में लोड इक्वल टू एफर्ट होता है, याद रहेगा आपको। चलिए सिंगल फिक्स पुली के केस में अगर आपका लोड इक्वल टू एफर्ट है, तो इस केस में आपको टेंशन भी इक्वल होगा एफर्ट और लोड की तरफ।
तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से अगर यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि आपका लोड और एफर्ट इक्वल है, तो कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे भाई, मेरे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट आर्म बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड आर्म। आपको पता होना चाहिए कि सिंगल फिक्स पुली में जितना आप इस रस्सी को मतलब एफर्ट आर्म के रस्सी को खींचोगे उतना ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एफर्ट आर्म के रस्सी को 2 मीटर नीचे खींचते हो तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। कभी ऐसा होगा कि आप एफर्ट आर्म के रस्सी को 3 मीटर नीचे खींचो और आपका ये जो लोड आर्म का रस्सी है वो 4 मीटर ऊपर जाएगा, कभी होगा ऐसा? कभी नहीं ऐसा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, डी इसका केस में और डी इसका केस में दोनों इक्वल लिखते हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन एफर्ट आर्म इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन लोड आर्म। तो डी बाई डी एल दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कट के आपका 1 आने वाला है। तो हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि डिस्टेंस और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमेशा इक्वल होता है और वो होता है 1 के बराबर इन केस ऑफ सिंगल फिक्स पुली। नेक्स्ट चलते हैं इफिशिएंसी किसका भाई, सिंगल फिक्स पुली का। तो एम ए बाई वी आर आपका फॉर्मूला होता है इफिशिएंसी का। तो दोनों आपका इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे आपका कट के 1 आएगा। इसको 1 लिख सकते हैं या तो 100% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली। एक मूवेबल पुली या 2 या 1 से 2 से ज़्यादा कोई भी आपसे पूछे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, एम ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। एम ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। एन यहाँ पे आपका क्या है भाई, नंबर ऑफ पुली। मान लीजिए आपके पास एक मूवेबल पुली है, एक मूवेबल पुली है, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा आपका 2 टू द पावर 1 मतलब 2 होगा। मान लीजिए आपके पास 2 मूवेबल पुली है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 2 टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ गए। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली कितना होता है, एम ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। वेलोसिटी रेशियो का भी सेम फॉर्मूला है 2 टू द पावर एन। एन आपका यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पुली। एफिशिएंसी यहाँ पे कितना होगा, दोनों सेम आने वाला है आपका, चाहे आपका जैसा भी पुली हो। यहाँ पे जो हम लोग केस चल रहे हैं ना भाई, आइडल पुली है आपका। आइडल पुली मतलब क्या होता है भाई, एनर्जी का थोड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस का ये सारा फॉर्मूला है, याद रखना आप। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जब भी निकालेंगे एम ए बाई वी आर दोनों इक्वल आएगा आपका। यहाँ पे दोनों कट के आपका 1 आने वाला है, या तो इसको 100% लिख सकते हो। नेक्स्ट याद रखना आपका ब्लॉक एंड टैकल मेथड। ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल मेथड में क्या होता है भाई, ये भी मान लीजिए कुछ ऐसा आपका डायग्राम होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका दो सेट में आपका क्या होता है, पुली होता है। ठीक है, एक सेट नीचे और एक सेट ऊपर। और हमेशा जो आपका लोअर सेट में होता है ना, या तो इक्वल होगा ऊपर वाले से, या तो उसका एक कम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक एंड टैकल मेथड। तो इसमें जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज जब भी निकालोगे ना, किसके बराबर होगा, ये होगा आपका टोटल नंबर ऑफ पुली इन बोथ ब्लॉक। तो 1 2 3 4 5 मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा इस ब्लॉक एंड टैकल मेथड का, 5। सेम वेलोसिटी रेशियो भी ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, 5। याद रहेगा आपको, जितना आपको पुली दिख रहा है सबको जोड़ लीजिए, उतना आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा या तो वेलोसिटी रेशियो होगा, दोनों आपका सेम ही होगा। मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ये हो गया एक पुली, दूसरा पुली ये हो गया, और एक पुली लेते हैं यहाँ पे, हो गया ये 2 सेट हो गया पुली का। तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा कितना होगा, 1 2 3, 3 है तो 3 होगा। वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, वो होगा 3। और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना होगा, दोनों केस में आपका इक्वल आ रहा है, तो यहाँ भी आपका 1 या तो 100% आएगा। समझ गए। तो ये था आपका पूरा मशीन का। ओके, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है लाइट। और लाइट के केस में जितने भी फॉर्मूलास है सर यहाँ पे वो देखने को मिलेगा, तो 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले आपका स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ के हेल्प से हम लोग क्या वहाँ पे भाई डिराइव किए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। बस इसको इतना याद रखना कि अगर आपको साइन आई और साइन आर दिया हुआ है वैल्यू, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पे यूज़ करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दिया हो और आपको बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो वहाँ पे यूज़ करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बस इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर आपको क्या दे दिया हो, स्पीड दे दिया हो दोनों मीडियम का, तो वहाँ पे यूज़ करना V1 बाई V2। इसी को लिख सकते हैं हम लोग C बाई V2 या C बाई V1, C बाई V2 बाई C बाई V1। और अगर मान लीजिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है और उसके हेल्प से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे आप वैल्यू यूज़ करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है,
इसको याद करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रिक आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, छोटा सा ट्रिक है। मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों मीडियम का आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ोगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, किसको आप यहाँ पे रेस्पेक्ट दिए, वो मीडियम 1 को। तो मीडियम 1 में जितना भी स्पीड ऑफ लाइट है उसको पहले लिखना है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है मीडियम 1 में, वो v1 है, और उसके बाद मीडियम 2 में कितना है, v2। कभी भूलोगे, कभी नहीं। जिसको आप रेस्पेक्ट दे रहे हो ना, तो उस मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट है उसको पहले लिखना है, और बाद में जो भी आपका रह गया, जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट रह गया उसको बाद में लिखना है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दिया है। इसमें आपको बोल रहा है कि फाइंड करो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस केस में आपको कोई भी रेस्पेक्ट वाला ट्रिक नहीं यूज़ करना है, बस जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको पहले लिखो, उसके बाद फिर जो रह गया उसको लिख दो। बस छोटा सा ट्रिक याद करके रखना, तो इसलिए आपको याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। यहीं पर अगर इसको इससे इधर लेते आए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा इक्वल टू 1 के बराबर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू 1 के बराबर होगा। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना कि भाई इन टर्म ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का ये भाई एंगल हो गया ABC, आपको हो गया R1 रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हो गया R2 रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसमें याद रखना कि R1 प्लस R2 मतलब R1 प्लस R2 जो होगा वो A के बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। नेक्स्ट याद रखना कि आपका ये डाइवेशन है, तो डाइवेशन अगर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तीसरा फॉर्मूला इसमें अगर मिनिमम डाइवेशन आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है वहाँ पे यूज़ करना है 2i माइनस A। 2i यहाँ पे क्या आपका इंसिडेंट एंगल, ये और ये एंगल दोनों इक्वल ही होता है, तो किसी को भी यूज़ कर सकते हो। 2i माइनस A, यहाँ पे क्या आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, याद रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर ध्यान डालिएगा। यहाँ पे आपके पास है एपरिएंट डेप्थ और शिफ्ट। इसको समझ लीजिएगा कि एपरिएंट डेप्थ और शिफ्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई आपके पास बकेट है, इस बकेट में आपके पास क्या है, वाटर है, और इसमें एक कॉइन डाल देते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, एपरिएंट डेप्थ। लेकिन उसका रियल डेप्थ तो कुछ और होता है। मान लीजिए आपका जो बकेट का भाई बॉटम है वो ये है, लेकिन अगर आप कॉइन डालोगे ना आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा, मतलब लगेगा कुछ ऊपर है, कॉइन कुछ ऊपर है, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको दिखता है भाई उसको बोलते हैं एपरिएंट डेप्थ, लेकिन जहाँ पे रियल का उसका डेप्थ होता है उस कॉइन का, उसको बोलते हैं हम लोग रियल डेप्थ। याद रहेगा। चलिए तो यहाँ पे भाई सबसे पहले ये हो गया आपका एपरिएंट डेप्थ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से हो गया आपका रियल डेप्थ जो कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको दिख रहा है। इस केस में अगर आपको एपरिएंट डेप्थ निकालने के लिए बोले तो फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर आपको शिफ्ट निकालने के लिए बोले तो शिफ्ट का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब OA निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, किसके बीच में, और रियल डेप्थ और एपरिएंट डेप्थ के बीच में डिफरेंस, इसको बोलते हैं भाई शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट कैसे निकालते हैं भाई, वो होता है रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका लेंस फॉर्मूला। ये तो काफ़ी प्रचलित है, आपको याद भी होगा कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ यहाँ आपका क्या है, फोकस है। वी आपका यहाँ पे क्या है भाई, वो है भाई ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। यू क्या आपका भाई, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है आपका इमेज डिस्टेंस, एफ आपका यहाँ पे क्या है, फोकस। याद रहेगा। नेक्स्ट आपका पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला के हिसाब से 1 बाय फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा आप क्या करना है यहाँ पे मीटर में लिखना। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है वहाँ पे पॉजिटिव में हमेशा आपका पावर ऑफ लेंस आएगा, कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहे हो तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट याद रखना कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v/u, या तो और एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगर क्रिटिकल एंगल के टर्म में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो वहाँ पे क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1/sin IC के बराबर होता है। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग cosec IC के बराबर, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल एंगल के टर्म में, तो याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा यहाँ पे OI होगा ये, ठीक है, शिफ्ट का मतलब OI, दोनों के बीच में डिफरेंस, ये हो गया आपका OI, ओके। आपका यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अच्छे से लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस और ये होगा इमेज डिस्टेंस। याद रहेगा आपको, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा साउंड, और साउंड में काफ़ी कम फॉर्मूला से इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू 2d/t, इसी को मॉडिफाई कर दिए तो यहाँ पर बन जाएगा आपका d इक्वल टू vt/2, जिसमें आपका v यहाँ पे क्या है वेलोसिटी और d यहाँ पे क्या है भाई, d क्या है भाई डिस्टेंस, d क्या है डिस्टेंस, और आपका यहाँ पे जो t दिख रहा है वो है टाइम ऑफ इको। नेक्स्ट है वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इक्वल टू f इंटू वेवलेंथ, ये भी फॉर्मूला है आपका। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नोट प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रिंग, मान लीजिए आपका एक स्ट्रिंग है, इसमें कितना नंबर ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी बनेगा, उस चीज़ का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे है, वो है f इक्वल टू 1/2L√T/πr² इंटू डी, जिसमें आपका d क्या है डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए स्ट्रिंग, πr² इंटू डी क्या है मास ऑफ ए यूनिट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, l क्या है लेंथ, r क्या है रेडियस, t क्या है टेंशन। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, और इसके फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला I इक्वल टू Q/T, I का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, वो हो गया करंट, I का मतलब करंट, Q मतलब क्या हो गया चार्ज, और T का मतलब क्या हो गया टाइम। तो I का फॉर्मूला हो गया Q/T। इसका और एक फॉर्मूला होता है NE और बाई T। NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इन T सेकेंड, और E मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखिएगा पोटेंशियल का, जो कि होता है W/Q, मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q। नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको हम लोग VA माइनस BB भी कहते हैं, इक्वल टू W/Q के बराबर होता है, मतलब वर्क बाय चार्ज। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्लोप ऑफ IV ग्राफ। स्लोप ऑफ IV ग्राफ का मतलब क्या होता है, Y एक्सिस में आपका I रहेगा और X एक्सिस में आपका क्या रहेगा V रहेगा। अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वो आपको क्या देगा 1/रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। नेक्स्ट है आपका VI ग्राफ। VI ग्राफ मतलब इसको उल्टा कर दो, इसको Y एक्सिस पे ले जाओ, इसको I एक्सिस पे ले जाओ, और इसमें अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको क्या देगा, वो रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू VI। तो VI बस निकाल लो, VI बस निकाल लो, तो वहाँ से आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और मतलब ग्राफ की हेल्प से आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो बस क्या करना है आपको, और चेंज इन V बाई चेंज इन I आपको निकालना है, डेल्टा V बाई डेल्टा I इसको कहते हैं। अगर ये आपको उल्टा है तो वहाँ पे आपका उल्टा निकल जाएगा 1/रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी, जो कि यहाँ पे आपका है RA/L। R मतलब यहाँ पे क्या है आपका भाई रेसिस्टेंस, R का मतलब रेसिस्टेंस, A का मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके, नेक्स्ट है आपका L मतलब लेंथ ऑफ वायर, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा EMF इज इक्वल टू W/Q0, और यहाँ पे W जो है वो क्या है भाई, वो है वर्क डन। किस चीज़ का वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए कंप्लीट सर्किट। मान लीजिए आपको ये क्या है सेल है, ओके, और सेल में क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये आपका क्या है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, और मान लीजिए इसके बाहर में क्या है एक वो सर्किट है। ओके, अब समझिएगा यहाँ पे EMF इज इक्वल टू W/Q0। यहाँ पे W जो है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग कंप्लीट सर्किट। एक Q0 को मतलब एक चार्ज को कंप्लीट सर्किट में मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये वो वाला वर्क है। ठीक है, एक Q0 को कंप्लीट सर्किट, ठीक है, कंप्लीट सर्किट में मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये वो वाला वर्क है। नेक्स्ट आपका टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है W'/Q0। यहाँ पे W' भी आपका वर्क है, और यहाँ पे वर्क कौन वाला है, जब बस बाहर वाले सर्किट दिख रहा है पुनः, इसमें एक Q0 चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये वो वाला वर्क आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे W' क्या आपका है वर्क है, और बस यहाँ पे क्या है भाई आउटर सर्किट में एक Q0 को चार्ज मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। नेक्स्ट आपका वोल्टेज ड्रॉप, इसका जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q0, और यहाँ पे W जो है वो क्या है आपका, वो भी वर्क है। लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्क है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये वो वाला उसका क्या है भाई वर्क है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर याद रहेगा। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वाला वर्क कौन सा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट सर्किट, जहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका सर्किट वहाँ से पूरा, ठीक है, इवन बैटरी के अंदर भी,
तो ये वाला जो ईएमएफ शो करता है, ये ईएमएफ में जो डब्ल्यू शो कर रहा है, ये क्या है भाई, एक वर्क्स को शो कर रहा है। और किस टाइप के वर्क को शो कर रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट सर्किट में मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये वो वर्क है। नेक्स्ट डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश यहाँ पे कौन सा वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आउटर सर्किट, जो आपका टर्मिनल पॉइंट है ना, बस टर्मिनल पॉइंट से जो बाहर जो आपका सर्किट गया है उसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये वो वाला आपका क्या है भाई वर्क है। यहाँ पे डब्ल्यू कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एक बैटरी के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये वो वर्क है। नेक्स्ट है आपका ई एम एफ इज इक्वल टू वी मतलब क्या है भाई, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे क्या है वोल्टेज ड्रॉप। तो ई एम एफ जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। इसी को लिख सकते हैं हम लोग आई इंटू आर प्लस आर। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है भाई, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इनसाइड बैटरी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, याद रहेगा। कैपिटल आर है रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, स्मॉल आर है रेसिस्टेंस इनसाइड बैटरी। एक चीज़ नेक्स्ट आपको याद रखना है कि रेसिस्टेंस अगर आपका सीरीज में हो तो उस समय हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना है तो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब बस रेसिस्टेंस को आपको ऐड करना है। नेक्स्ट आप याद रखना कि अगर आपका रेसिस्टेंस क्या हो, पैरेलल में हो, और उस समय आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो उस समय हम लोग क्या करते थे, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे भाई फॉर्मूला है पावर के टर्म में, कि पावर को लिख सकते हैं हम लोग वर्क बाय टाइम इक्वल टू V/I इज इक्वल टू V²/R इक्वल टू I²/R, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपका हीट एनर्जी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू I²R इंटू T। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T बाई 1000 के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का बिल निकालते हैं। आपके घर में जो बिल निकलता है मीटर में, वो किस पे आधारित होता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इंटू टाइम। पावर को हमेशा किलो वाट में लेना है आपको, और टाइम को आवर में, तो V इंटू आई इंटू टी, और आई हमेशा एम्पियर में होगा, टाइम आपका आवर में होगा, याद रहेगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स एंड कैलोरीमीटर, दोनों को साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे याद रखना कि अगर आपका करंट क्या हो भाई, एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा। अगर आपका करंट क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वहाँ पे साउथ पोल बनेगा। ओके, याद रहेगा। इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेना। अगर ए दिखे आपको तो एन बनेगा, ए एन। आपको याद है वोवेल, ए एन वोवेल, जहाँ पे वोवेल रहता था वहाँ पे लोग क्या यूज़ करते थे, ए एन। तो इसी का ट्रिक यूज़ करना कि जहाँ पे आपको ए दिखे वहाँ पे एन यूज़ करना है। मतलब ए मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एन मतलब नॉर्थ पोल। जो बाकी रह गया क्लॉकवाइज वो तो साउथ पोल बनाएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्स एफ इज इक्वल टू आई बी एल, ठीक है। फोर्स यहाँ पे किस चीज़ पे फोर्स लग रहा है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है। किस कंडक्टर के ऊपर, जिस कंडक्टर के ऊपर आई करंट मूव कर रहा है, और वो कंडक्टर क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो वहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू आई बी एल के बराबर। आई मतलब यहाँ पे क्या हो गया करंट, बी मतलब क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एल मतलब क्या हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन कि ई एस बाई ई पी। आपका यहाँ पे ई क्या गया ई एम एफ, और यहाँ से एस क्या हो गया आपका सेकेंडरी कॉइल, पी है प्राइमरी कॉइल, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ई एस बाई ई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी के बराबर होता है। नेक्स्ट याद रखना कि ई एस इंटू आई एस, आई मतलब आपको हो गया करंट इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू ई पी इंटू आई पी के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका कैलोरीमीटर से कि हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, तो क्यू इक्वल टू एम इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है। तो क्यू अगर हीट एनर्जी, एम हो गया मास, सी हो गया आपका यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट याद रखना हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग सी डैश नोट करते हैं, ये होता है क्यू बाई चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका है हीट कैपेसिटी, सी डैश इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों का यहाँ पे रिलेशन है सी डैश और सी का, सी डैश और सी का। तो सी डैश इक्वल टू एम इंटू सी के बराबर होता है। सी डैश मतलब हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होता है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसी पे आपका न्यूमेरिकल बनता है। क्या है इसमें, इसके अकॉर्डिंग हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू C1 इंटू T1 माइनस टी। m1 क्या हो गया भाई मास, किसका मास, जो बॉडी आपका हीट लूज करेगा। C1 क्या गया भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, T1 टेम्परेचर, और यहाँ पे जो T दिख रहा है क्या आपका फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल
टेम्परेचर। यहाँ पे T1 क्या है भाई, T1 टेम्परेचर है, किस चीज़ का टेम्परेचर, ऑफ हॉट बॉडी, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। और यहाँ पे जो T है वो क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे मास है, किस चीज़ का मास है, कोल्ड बॉडी का, ठीक है, कोल्ड बॉडी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है भाई कोल्ड बॉडी का। T यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर है, ओके, फाइनल टेम्परेचर है। और T2 यहाँ पे क्या है भाई, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, ठीक है, याद रहेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर आपका, जल्दी से उसको नोट डाउन कर लीजिए। सो यहाँ से आपका लास्ट चैप्टर बच गया रेडियो एक्टिविटी, इसको देख लेते हैं इस पे। तो इसमें आपका 3 फॉर्मूला आता है, एक अल्फा मिशन का, एक बीटा मिशन का, एक गामा मिशन का। जब अल्फा मिशन होता है तो पेरेंट्स न्यूक्लिया आपका जो भी होता है, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी रहता है आपका, उसमें आपका जब भी अल्फा इमिशन होता है तो उसमें जो आपका पेरेंट्स न्यूक्लिया रहता है और जब ये डॉटर न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है तो इसमें बस क्या भाई चेंज आता है, इसमें जो भी आपका मास है ना, ऊपर वाला होता है मास, उसमें बस 4 माइनस कर देना और नीचे वाले में 2 माइनस करना है। मतलब A अगर इसका मास है तो A माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, A माइनस 4, और नीचे अगर इसका एटॉमिक नंबर P है तो P माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए बस ऐसा ही करना है आपको। और नेक्स्ट आपका बीटा इमिशन। बीटा इमिशन में क्या चेंजेस आता है, इसमें आपका मान लीजिए अगर ये पेरेंट न्यूक्लिया है, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसका में अगर बीटा इमिशन होता है तो इसमें आपका बस एटॉमिक नंबर में क्या होता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। मतलब मान लीजिए पहले Z है तो यहाँ पे Z+1 हो जाएगा, लेकिन मास में कोई भी चेंज नहीं आता है। और ये आपका क्या है, बीटा पार्टिकल है, और ये आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल्स का भाई वेट कितना होता है, 4, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, याद रहेगा। गामा इमिशन है, गामा इमिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। मान लीजिए आपका ये पेरेंट न्यूक्लिया है और आपका डॉटर न्यूक्लिया है, सेम टू सेम है, मास भी सेम है और आपका एटॉमिक नंबर भी सेम है, बस यहाँ पे एनर्जी आपका निकलता है गामा रेडिएशन के फॉर्म में। तो चलिए ये था आपका एक लास्ट चैप्टर, और यहाँ से हम लोगों ने सारे चैप्टर का फॉर्मूला को रिवाइज कर लिया है। अगर आपको यूनिट में दिक्कत आता है कि कहाँ पे कौन सा यूनिट लगेगा, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर फॉर्मूला बना दिया है, आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। बाकी बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, कम से कम एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उसको भी हेल्प मिले। और इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, प्लीज़ करवा देना। आई नो कि आप में काफ़ी पोटेंशियल है तो करवा दोगे। तो विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी एक अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।